हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारी न्यू वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि आपका 2022 में एग्जाम हुआ था। एलिमेंट्री क्वांटिटेटिव मेथड्स का, जिसका पेपर कोड होता है आपका AB 245, या आप कह सकते हैं A 245। तो आज हम इस क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, सभी क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके 2022 में एग्जाम में पूछे गए थे। साथ ही हम लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर भी देखेंगे। बाकी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपको स्वयं से ही तैयार करने होंगे। पर्याप्त समय न मिलने के कारण मैं आपके लिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न का हल नहीं ला सका, तो आपको विस्तृत उत्तरीय प्रश्न खुद से ही तैयार करने हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारे आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर खंड ए में आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें आपको 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे और आपको सभी प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, सहसंबंध किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, जब दो चर राशियों में से एक चर राशि के बढ़ने से दूसरी चर राशि में वृद्धि या ह्रास हो, एवं एक चर राशि की कमी से दूसरी चर राशि में वृद्धि या ह्रास हो, तो उन दोनों चर राशियों में सहसंबंध पाया जाता है। ये इसकी परिभाषा है। यहाँ पर कुछ परिभाषा विद्वानों ने भी दी है, तो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले प्रोफेसर किंग के अनुसार, यदि यह सत्य होता कि अधिकांश उदाहरणों में दो चर सदैव एक ही दिशा में या विपरीत दिशा में घटने बढ़ने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो हम यह मानते हैं कि उनमें एक सहसंबंध पाया जाता है। टटिल के शब्दों में कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक चरों के सहविचरणों के विश्लेषण को सहसंबंध कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर, वर्गीकरण एवं सारणीयन में अंतर कीजिए। तो वर्गीकरण एवं सारणीयन में यहाँ पर कुछ मैंने अंतर दिए हैं, आपको इन्हें पढ़कर जरूर जाना है। पहला अंतर यहाँ पर क्रम का। तो वर्गीकरण में सर्वप्रथम समंकों को वर्गीकृत किया जाता है, जबकि सारणीयन में वर्गीकृत समंकों को ही स्तंभों में प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद दूसरा अंतर है वर्ग विभाजन। इसमें एकत्रित समंकों को उनके समान व असमान गुणों के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। इसमें वर्गीकृत समंकों को खानों और पंक्तियों में प्रस्तुत किया जाता है। तीसरा है प्रक्रिया। वर्गीकरण सांख्यिकीय विश्लेषण की एक प्रक्रिया है, सारणीयन समंकों को प्रस्तुत करने की एक प्रक्रिया है। विभाग। वर्गीकरण में समंकों को वर्गों व उपवर्गों में बांटा जाता है, सारणीयन में उन्हें शीर्षक व उपशीर्षक में बांटा जाता है। तो ये कुछ मुख्य अंतर है वर्गीकरण और सारणीयन में। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न श्रेणी का मध्य का ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको इन सभी संख्याओं को आरोही क्रम में रख लेना है। जैसे ही आप आरोही क्रम में रखते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर संख्याएं आपको गिननी है। यहाँ पर आप देखेंगे कि संख्याएं दी गई है यहाँ पर 10। तो 10 संख्या जो है वे सम संख्या होती है। तो जब सम संख्या दी हो, तो आपको सभी संख्याओं के बीच की दो संख्या लेनी है। जो भी बीच की दो संख्या होती है, आपको उनका औसत निकालना होगा, और जो भी औसत आएगा उसी को उस श्रेणी की माध्यिका कहते हैं। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। इसकी माध्यिका जो है 18.5 आएगी, यदि आप इस प्रश्न को हल करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर, सूचकांक को परिभाषित कीजिए। तो सूचकांक की यहाँ पर परिभाषा हम देखेंगे। चैंडलर के अनुसार, कीमत का सूचकांक आधार वर्ष की तुलना में किसी अन्य समय में कीमतों की औसत ऊंचाई को प्रकट करने वाली संख्या है। इसके बाद हम डॉक्टर बाउले के शब्दों में देखेंगे। सूचकांक की श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जो अपने झुकाव तथा उच्चावचनों द्वारा जिस परिमाण से संबंधित है में होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट करती है। किनले के शब्दों में, सूचकांक वह अंक है जो किसी पूर्व निश्चित तिथि को चुनी वस्तुओं या वस्तु समूह के मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे प्रामाणिक मानते हुए किसी बाद की तिथि को उन्हीं वस्तुओं के मूल्य से तुलना करते हैं। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं सूचकांक की। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न श्रेणी का विस्तार गुणांक की गणना कीजिए। तो विस्तार गुणांक ज्ञात करने के लिए आपके लिए एक सूत्र होता है, L माइनस एस और बटे में L प्लस एस। इस सूत्र को आपको लगाना है। इस सूत्र को लगाने के बाद आपका ये प्रश्न हल हो जाएगा। यहाँ पर L का अर्थ होता है जो इसमें सबसे बड़ी संख्या दी गई है, यानी यहाँ पर 32 सबसे बड़ी संख्या दी गई है। S का अर्थ होता है जो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या दी गई है। सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 10 दी गई है। तो जब हम 32 में से 10 घटाएंगे तो आ जाएगा 22।
इसके बाद बटे में हमें रखना है l+s, यानी सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या जोड़ देनी है। यानी 32 में जब हम 10 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 42, यानी 42। और इसके बाद हमें इन्हें भाग दे देना है। तो जब हम भाग देंगे तो इनका जो उत्तर आएगा वह आएगा 0.542, यह इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, जनसंख्या सांख्यिकी का क्या महत्व है? तो सांख्यिकी जनसंख्या के आकार और संरचना को व्यवस्थित और समझने में मदद करती है। यह जानने में मदद करता है कि कितने लोग किस वर्ग में हैं, उनकी आयु, समूह, लिंग, धर्म, जाति आदि। नेक्स्ट यहाँ पर, मांग की लोच को गणितीय रूप में परिभाषित कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे। किसी वस्तु की कीमत में 1% परिवर्तन होने से वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है उसे मांग की लोच कहते हैं। तो हम सबसे पहले इसकी रेखा गणितीय विधि देखेंगे। इस रीति से मांग रेखा के किसी बिंदु पर मांग की लोच की गणना की जा सकती है। जिस बिंदु पर मांग की लोच की गणना करनी हो, उस बिंदु से नीचे वाले भाग को ऊपर वाले भाग से भाग देने पर मांग की लोच ज्ञात हो जाती है। इस प्रकार मांग की लोच की गणना का सूत्र निम्न प्रकार हुआ। यहाँ पर मांग की लोच इक्वल हो जाएगा स्पर्श रेखा से नीचे का भाग बटे में हो जाएगा स्पर्श रेखा से ऊपर का भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यदि एक श्रेणी का समांतर माध्य एवं परमाप विचलन क्रम से 45 एवं 9 है तो विचरण गुणांक ज्ञात कीजिए। तो विचरण गुणांक का जो सूत्र होता है वह होता है परमाप विचलन बटे समांतर माध्य, यानी आपको परमाप विचलन के बटे में समांतर माध्य रखना है और इसकी गुणा 100 से करनी है। तो इसका सूत्र मैं आपको लिखकर बता देता हूं। विचरण गुणांक इक्वल हो जाएगा परमाप विचलन और बटे में हो जाएगा समांतर माध्य और इसकी गुणा 100 से कर देंगे तो आपका जो है विचरण गुणांक निकल कर आ जाएगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर इसका जो समांतर माध्य है वह यहाँ पर दिया गया है 45 और यहाँ पर परमाप विचलन 9 दिया गया है। तो हम 9 के बटे में यहाँ पर 45 रखेंगे और इसकी गुणा कर देंगे 100 से। हम यहाँ पर 9 से 45 को काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 पंजे 45 और जो 5 आएगा 5 को 100 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20 और यह प्रतिशत में लिखा जाता है तो यहाँ पर 20% इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, काल श्रेणी के संगठक लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा काल श्रेणी के संगठक से आशय काल श्रेणी में होने वाले विभिन्न उच्चावचनों से है। इन उच्चावचनों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है यहाँ पर सुदीर्घकालीन प्रवृत्ति या उपनति। सेकंड है नियमित अल्पकालीन उच्चावच, जिसके अंतर्गत 2 आते हैं, आर्तव या मौसमी विचरण, और दूसरा है चक्रीय उच्चावचन। तीसरा है अनियमित या देव उच्चावचन। तो ये काल श्रेणी के कुछ संगठक है। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर कुछ वैल्यू दी गई है। ए इक्वल दिया गया है 2 3 5 8 और बी इक्वल दिया गया है 1 2 3 4। तो आपको यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। प्रत्येक वर्ष इस प्रकार से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं और लॉन्ग में भी आपके ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिल सकता है। तो ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करने के लिए आपको दोनों में कॉमन ढूंढना है। तो सबसे पहले हम ए और बी में कॉमन ढूंढेंगे कि इनमें कॉमन क्या दिया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे 2, तो यहाँ पर 2 दिया गए हैं तो हम 2 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर 3 दिया गया है और यहाँ पे 3 दिया गया है तो हम 3 भी इस प्रकार से यहाँ लिख लेते हैं। इसके बाद 5 यहाँ पर दिया गया है जबकि यहाँ पर 5 नहीं दिया गया है। 8 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा इस प्रकार से 2 और 3। तो इसका ए इंटरसेक्शन बी जो हो जाएगा वह हो जाएगा 2 और 3। इसके बाद यहाँ पर खंड बे से दे और ई आ जाते हैं, इनमें आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को आपको खुद से ही सोल्व करके जाना है। सेक्शन बी है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 है, सांख्यिकी को परिभाषित कीजिए, सांख्यिकी के कार्य एवं सीमाओं की विवेचना कीजिए। अथवा में पूछा गया था प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों में भेद बताइए, प्राथमिक समंकों को एकत्रित करने की विभिन्न रीतियों की विवेचना कीजिए। सेक्शन सी आ जाता है यहाँ पर, इसमें आपका एक क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर कुछ तालिका दी गई है। निम्न वितरण की सहायता से कार्ल पियर्सन के विषमता गुणांक की गणना कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टेबल दी गई है, आपको इसके माध्यम से ही इसकी गणना करनी है। अथवा में पूछा गया है भारत की राष्ट्रीय 8वीं योजना के प्रथम 3 वर्षों में क्रम से 5, 8 एवं 7% की वृद्धि दर औसत दर्ज की गई। इस अवधि में
राष्ट्रीय आय की औसत वृद्धि दर क्या रही? यहाँ पर सेक्शन डी आ जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, कर्मांतर तथा संगामी विचलन विधियों की सहायता से सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते टेबल दी गई है, यह अथवा में पूछा गया था। भारत की सांख्यिकी व्यवस्था में राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन के कार्यों में महत्व का मूल्यांकन कीजिए। सेक्शन सी आ जाता है। यहाँ पर आपको कुछ वैल्यू दी गई है, आपको इनका मान ज्ञात करना है। सेकंड दिया गया है, निम्न युग्म पद समीकरणों को क्रैम रस नियम की सहायता से हल कीजिए। इसके बाद अथवा में क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर समीकरण दिया गया है, आपको एक्स के संदर्भ में इसका अवकलन करना है। इसके बाद यहाँ पर सेकंड दिया गया है, निम्न फलन का समाकलन कीजिए, इसका आपको समाकलन ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपके 2022 में क्वेश्चन पूछे गए थे। 2021 और 2024 के क्वेश्चन पेपर की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।